हेलो एवरीवन। फाइनली मोस्ट एंटिसिपेटेड जो डील होना था इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच वो फाइनली साइन हो चुका है। ठीक है। हाल ही में कल जो है ये जो मोस्ट एंटिसिपेटेड डील है ये साइन हो चुका है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच। ये डील सिर्फ एक व्यापारिक समझौता ही नहीं होगा, इसका जो है एक वैश्विक स्तर पे कैसे आर्थिक रूप से, रणनीतिक रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा, ये डील आगे चल करके एक ऐसी भी साबित हो सकती है। ठीक है। इस डील को ना नाम दिया गया एक मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील। ठीक है। ये डील अगर हम लोग बात करें ना तो 2007 से ये नेगोशिएशंस हो रहा था कि इंडिया और कैसे यूरोपियन यूनियन के बीच एक ट्रेड डील एग्रीमेंट साइन हो, और फाइनली जो है ये 26 जनवरी में जो हमारे गेस्ट आए हुए थे यूरोपियन यूनियन के 2 मेंबर्स, उस दौरान ये डील को साइन किया गया। देखिए ये फोटो जो है ना आप बहुत सर्कुलेट हो रहा, ये आप लोगों ने जरूर देखा होगा। ये जो है ये है, इनका नाम है एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा। ठीक है। ये क्या है, ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है। जो दूसरी ये लेडी मैम है वो है यूरोपियन यूनियन चीफ उर्सेला वॉन डर लेyen। ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक तो मैंने क्या बोला, यूरोपियन काउंसिल है, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है, और ये मैम जो है ये यूरोपियन यूनियन के चीफ है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। ये एक क्या है, 27 देशों का संगठन है। ठीक है। आर्थिक राजनीतिक संगठन है जिसका यूरोपियन यूनियन नाम दिया गया, वो उसके मेन प्रेसिडेंट है। और ये क्या है, जो यूरोपियन काउंसिल है ना जिसके ये प्रेसिडेंट है, ये यूरोपियन काउंसिल इसके अंडर आने वाला एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। जो क्या है, जितने भी 27 देश है ना उसके जो हेड है वो यूरोपियन काउंसिल के मेंबर होते हैं, और ये सबों का जो हेड है ये कर रहा है। ठीक है। तो ये यूरोपियन यूनियन की तो ये लेडी हेड है, और यूरोपियन जो काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट है, उसका काम क्या रहता है काउंसिल का, कि एक स्ट्रैटेजिक हाई लेवल लीडरशिप बॉडी हो जो कैसे एक यूरोपियन यूनियन का फंक्शन हो, इस पे ये यूरोपियन काउंसिल फोकस करती है। क्या है इसके थोड़े बैकग्राउंड पृष्ठभूमि की बात करें, इसकी शुरुआत होती है 2007 से। 2007 से जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, ठीक है, तब से ही जो है ना ये ट्रेड डील के लिए नेगोशिएशंस हो रहे हैं कि भाई इंडिया और यूए इतने स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, उनके बीच अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील होता है तो कहीं ना कहीं दो देशों के बीच एक बहुत ही अच्छे तरह से ट्रेड हो सकता है, एक दूसरे आपस में डेवलप होने के लिए एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। अब ये क्यों डील हो रहा था, क्योंकि ये नियरली जो है ना, अगर इंडिया और यूरोपियन यूनियन का अगर हम लोग कॉमनली मिला के देखें तो ये 2 बिलियन पीपल को इन्फ्लुएंस कर, यानी यहां रहने वाले इंडिया प्लस यूरोपियन यूनियन में जितने 27 देश हैं, ये सब का जो पॉपुलेशन है वो 2 बिलियन के करीब है, और जो ग्लोबल जीडीपी का ना 25% कवर करते हैं। ठीक है। तो इतनी ह्यूज यहां पे अपॉर्चुनिटी थी, इसको देखते हुए 2007 से नेगोशिएशंस चल रहे थे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट से ही। लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जैसे कि टैरिफ डिसएग्रीमेंट, टैरिफ को लेकर के असहमति, उसके बाद कैसे मार्केट में पहुंचा जाए, मार्केट एक्सेस, या उसके बाद इन्वायरमेंट या लेबर स्टैंडर्ड्स को लेकर के बहुत सारे ऐसे इंप्लीकेशंस आते थे जिससे ये डील फाइनली नहीं हो पा रहा था। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, जाकर के फाइनली ये डील साइन हो गया है। कहा ये साइन हुआ, तो न्यू दिल्ली हाल ही में ये डील को फाइनली प्रारूप दिया गया। अब क्या है इस डील में, क्या चीजें हैं, फिर अभी तो ये डील साइन हुई है, कैसे धीरे धीरे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, दोनों देश के बीच कैसे एक तरीके का आपस में एक दूसरे से प्रॉफिट ले सकते हैं, ये सब आगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए ये डील जो है ये ग्राउंड पे कब आएगा, अभी तो ये फाइनली कौन से राउंड है, देखिए इसको 3 फेज में समझते हैं। ये डील अभी साइन हो गया, बट क्या कल से ही ये चीजें जितने प्रोविजन से इंप्लीमेंट होने लगेंगे, नहीं, इसमें थोड़ी टाइम लगेगा। तो फेज 1 जो अभी हुआ है ना, अभी ये क्या हुआ है, इसको लीगल स्क्रबिंग यानी कानूनी स्क्रबिंग बोलेंगे। ठीक है। अभी के स्टेज में क्या होगा ना, एक इसका लीगल रिव्यू किया जाए। ठीक है। इसमें देखा जाएगा कि भाई ये जो भी इस डील में प्रोविजंस है, ठीक है,
इस डील के जितने भी प्रोविजंस है क्या वो डोमेस्टिक लॉ के अकॉर्डिंग है या नहीं, ठीक है। तो इसका कानूनी पहल देखा जाएगा कि भाई साइन तो हो गया बट ये डोमेस्टिक लॉ को सेटिस्फाई करता है या नहीं, ठीक है, इससे कुछ प्रभाव तो निगेटिव नहीं पड़ेगा। जितने भी एम्बिक्विटीज है, अस्पष्टता है क्लॉज में, उसको ठीक किया जाएगा, ठीक है। और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये दो जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो डील हो रहा है ये वैश्विक स्तर पे इंडिया और यूरोपियन यूनियन के एक अंतर्राष्ट्रीय दायित्व जो है उसको ये कुछ क्षति न पहुंचाए, ठीक है, उसके अनुरूप हो। तो ये पहला फेज रहेगा कि ये सब एक लीगल रिव्यू होगा, क्या क्या प्रोविजंस क्या क्या चीजें इसमें दी गई है। फिर क्या होगा, इसका सेकेंड फेज आएगा। सेकेंड फेज आपका लेट 2026 के करीब आएगा, ठीक है, यानी 2026 के लास्ट तक आएगा। उसमें क्या होगा कि अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। अप्रूवल कहां से लेगा, तो यूरोपियन यूनियन जो है अप्रूवल अपने पार्लियामेंट से लेगा, ठीक है। यानी कि उन लोगों की जो है यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट और जो इंडिविजुअल मेंबर्स होंगे यानी हर एक देश के, हर एक जो स्टेट उसका मेंबर है, ये सब अपने तरफ से ना एक वहां से अप्रूवल देंगे, ठीक है, कि भाई ये जो ठीक है आपने डील तो किया, ये इस हमारे यूरोपियन यूनियन के लिए कितने फायदेमंद है, उसके बाद इससे क्या प्रोज कॉन्सिस क्या 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 है, ये सब एनालिसिस करके और फिर यू जितने भी मेंबर्स हैं वो पार्लियामेंट से इसको वोट के थ्रू पास करेंगे और फिर जाकर के यहां यूरोपियन यूनियन से ये फाइनल हो पाएगा, ठीक है। तो ये तो दूसरा फेज हो जाएगा। तो भाई जब एक कानूनी लीगल रिव्यू हो गया, फिर दूसरा यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर्स हैं वो बैठेंगे, उसके बाद पार्लियामेंट में डिसाइड करेंगे, उस पर वोट करेंगे, वहां से फिर अप्रूवल होगा। फिर क्या होगा, फिर जब यूरोपियन यूनियन से हुआ तो भाई इंडिया में भी तो कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब अर्ली 2027 में हम लोग भी इंडिया के तरफ से अपने कैबिनेट ऑफ इंडिया से मंजूरी के लिए पहल करेंगे, ठीक है। तो पहले कानूनी जांच के बाद क्या होगा कि ये कैबिनेट का अप्रूवल जरूरी रहेगा, ठीक है। तो अप्रूवल यानी कि देखिए क्यों लेना होगा, एक तरीके से मैं बताता हूं। अगर आप टैरिफ या ट्रेड रूल में कोई चेंज कर रहे हैं तो एक है कि आपको एग्जीक्यूटिव कंसेंट चाहिए। एग्जीक्यूटिव का जब तक आपको कंसेंट नहीं मिलेगा यानी कि हामी नहीं मिलेगा, एग्जीक्यूटिव जब तक आपको अप्रूव न कर दे कि नहीं भाई आप इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं, आप इस डील को फाइनलाइज कर सकते हैं, तब तक ये डील फाइनल नहीं हो सकती है। तो एग्जीक्यूटिव कंसेंट जरूरी है, ठीक है, जिससे ये हो कि भाई ये जो डील हो रहा है वो हमारे इंडिया के इंटरेस्ट में है। तो जब वहां से अप्रूवल मिल जाएगा ना, ठीक है, वहां से अप्रूवल रेक्टिफाई हो जाएगा तब ये डील जाकर के फाइनल प्रारूप लेगी। तो अभी तो साइन हुआ है, ठीक है, ये कब फाइनल प्रारूप यानी कि ये ग्राउंड पे हमको दिखेगी, तो जैसा हमने मेंशन किया ये ग्राउंड पे कब दिखेगी, तो ये ग्राउंड पे आपको देखेगी ना लेट 2017 यानी कि स्टार्टिंग 2027 में ना ये चीजें ग्राउंड पे आपको देखनी चालू हो जाएगी। तो ये एक मैंने फेज बता दिया, पहला फेज में क्या होगा, दूसरा फेज में क्या होगा, तीसरा फेज में, और फाइनली ये जो डील हुआ है वो हमको ग्राउंड पे एक्चुअली देखने को मिलेगी। अब क्या है कि डील तो हो गई, ठीक है, अब इस डील में भाई किसको कितने फायदे हो रहे हैं, हु गेन व्हाट। तो पहले हम लोग इंडिया के पर्सपेक्ट में देखते हैं इंडिया को क्या गेन हो रहा है इस डील से, ठीक है। अगर टेक्सटाइल की बात करें ना, ठीक है, तो लगभग 11 से 15% जो है ना वो टैरिफ लगाता था। अगर इंडियन टेक्सटाइल गुड्स जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन में तो इतने सारे टैरिफ लगा दिए जाते थे, जिससे कि क्या है ना बांग्लादेश और वियतनाम के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वहां पे बूम कर रही थी। लेकिन इस डील में टैरिफ को लो किया गया है, जिससे कि एक इंडिया को भी यूरोपियन यूनियन का मार्केट एक्सेस करने के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ना बूस्ट करेगा, ठीक है। वैसे ही फार्मास्यूटिकल और केमिकल में भी लगभग जो 11% टैरिफ होता था ना, जो इंडियन जितने भी फार्मास्यूटिकल केमिकल्स ये सब चीजें जाती थी यूरोपियन यूनियन में, उस पर 11% तक के टैरिफ लगाया जाता था, उसको भी बहुत कम किया गया है, जिससे कि एक मोर कॉम्पिटिटिवनेस की यूरोपियन यूनियन में मार्केट ओपन होगा इंडिया के लिए, और जितने भी इंडियन फार्मास्यूटिकल और केमिकल कंपनीज हैं वो भी अपना वहां पे अच्छे से प्रसार कर सकती है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सर्विस में भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने की उम्मीद है, ये टैरिफ कम करने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिला है, ठीक है।
टैरिफ कम होगा तो यूरोपियन जितनी भी कंपनीज है वो इंडिया में खुल करके इन्वेस्ट कर पाएंगी, जिससे कि हमारे पास ज्यादा कैपिटल होगा, जो प्रोग्रेस के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, एक बात यहां पे देखें ना, तो इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से जॉब भी ज्यादा मिलेगी और उसके बाद एक ग्लोबल स्ट्रैटेजिक लीवरेज भी इंडिया को मिलेगा। तो ये मैंने एक समराइज कर दिया कि भाई इंडिया को क्या गेन होगा। तो क्या गेन हो सकता है, इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, ठीक है, जब इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, ज्यादा जॉब मिलेगा, उसके बाद एक ग्लोबल लेवल पर जो है एक स्ट्रैटेजिक लीवरेज भी मिलेगी इंडिया को, ज्यादा फायदा भी इंडिया को पहुंचेगा इस डील से। तो सवाल आता है कि ठीक है, इंडिया को तो अपना इंटरेस्ट देख लिया इंडिया ने, फिर ईयू को भी तो कुछ इंटरेस्ट दिखा होगा, तभी तो जा करके उसने ये डील साइन किया है। ठीक है, तो अगर ईयू की बात करें ना, तो ईयू में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना ऑटोमोबाइल सेक्टर का आता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल एंड जो मशीनरी है ना, उस पे लगभग जो इंडिया है ना 10 से 110% तक के टैरिफ लगाता था, वो जा करके ना कहीं ड्रॉप हो जाएगा, ये खत्म हो गया है, जिससे जितने भी यूरोपियन कंपनीज है, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है, वो क्या है इंडिया में आएंगी, यहाँ पे कार असेंबल करेंगी और मेक इन इंडिया के भावना से यहां से भी कंस्ट्रक्शन, यहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकेंगे। कंस्ट्रक्शन के फील्ड में भी अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स ओपन होंगे, जिससे कि इंडिया में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। ठीक है, और जो यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर्स कंट्रीज है, उनकी भी कंपनी यहाँ पे ग्रोथ हो पाएगी। तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इतने परसेंट जो है टैरिफ कम करना एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप है। वैसे केमिकल और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है यूरोपियन कंट्रीज के, वो भी आपको शेयर में इंकरेज कर पाएंगी। ठीक है, इंडियन मार्केट में उनका भी कंपटीशन होगा और जिससे बहुत सारे रोजगार जनरेट होंगे। फूड और एग्रीकल्चर में भी क्या है कि जो पहले विस्की एक टैक्स लगाता था इंडिया 150%, ठीक है, वो क्या है, वो अभी जो है ना 75% तक उसको कट कर दिया गया, यानी कि सीधे 50% कट किया गया, जिससे क्या है कि जितने यूरोपियन, ऐसे माना जाता है कि जो यूरोपियन विस्कीज होते हैं ना, वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। तो ये विस्की टैक्स है ना, जो 75% अभी इमिडिएटली कट किया गया है, उससे भी यूरोपियन यूनियन को बहुत फायदा होने वाला है। जितने भी उसके वहां पे प्रोडक्ट है, ये इंडिया में अब थोड़े सस्ते अवेलेबल होंगे, जिससे कि उसका मार्केट कैपिटल, मार्केट एक्सपैंड होगा और ज्यादा से ज्यादा सेलिंग जो कैपेसिटी वो बढ़ेगी। वैसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वहां के जो यू फॉर्म है वो भी एक्सपांड कर सकेंगे इंडिया के जो ग्रोइंग मार्केट, इंडिया तो इतनी बड़ी मार्केट है। और तो ये सारी चीजें जो है ना, ये एक तरीके से यूरोपियन यूनियन को गेन हो रहा। ठीक है, और हमने पीछे डिस्कस किया कि भाई इंडिया को क्या क्या चीज गेन हो रहा। तो दोनों कहीं ना कहीं जो है एक विन विन सिचुएशन में है। ठीक है, ये डील से ऐसे बोला जाए तो विन विन सिचुएशन में है, ना तो कोई इससे किसी को घाटा है, ना कुछ ज्यादा ही इतना सा नुकसान है। सब दोनों ने अपने अपने कंट्री के इंटरेस्ट को सर्व किया है। ठीक है, लेकिन एक चीजें आती है, देखिए, अगर ये कुछ डील होती है ना, कुछ नेगोशिएशंस होते हैं, तो कुछ कुछ ऐसे सेंसिटिव सेक्टर होते हैं दोनों साइड, जिससे कुछ इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जिससे अफेक्ट पड़ता है जो लोकल यहाँ के मार्केट है, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, यहाँ थोड़े बहुत उनको नुकसान भी होते हैं, कुछ कंपटीशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो उनको थोड़ा इफेक्ट होता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर दो देश या के बीच डील होती है, जैसे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन और पूरे और इंडिया के बीच डील हुई है, तो ये कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट तो करेगी। अब इसके क्या थोड़े बहुत क्रिटिसिज्म है, क्या इफेक्ट हो सकता है ना, उस पर थोड़े पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे, नोट डाउन किए हैं, तो उसको भी देख लेते हैं कि चैलेंजेज और कंसर्न क्या रहे। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई डील होती है तो ऑब्वियस बात है उसके कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, कुछ कंसर्न भी होते हैं, कुछ प्रॉज होते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं, कुछ लाभ या हानि सब होते हैं। तो एक तो ये होगा कि प्रेशर और इंडियन एमएसएमई जो है ना, जो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज जितनी भी कंपनीज है, एक तो अगर मान लीजिए हम यूरोपियन यूनियन के लिए मार्केट खोल दिए, तो जितने ईयू मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स है ना, कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मार्केट हमने खोला, सस्ता टेरिफ है, तो ऑब्वियस बात है कि उनके जो प्रोडक्ट है ना वो थोड़े सस्ते मिलने चालू हो जाएंगे, तो एक तरीके से कंपटीशन इंडियन मार्केट में इंक्रीज हो जाएगा।
ठीक है। जिसकी वजह से ये हो सकता है कि जो जितने भी इंडियन प्रोड्यूसर है ना वो कॉस्ट प्रेशर में आ जाएंगे जब देखेंगे कि भाई सेम क्वालिटी के यूरोपियन यूनियन जितने भी बाहर से प्रोडक्ट आ रहे हैं वो सस्ते मिल रहे हैं, तो फिर ये भी इनको भी सस्ता करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से प्रेशर बन जाएगा एमएसएमईज के लिए। दूसरे चैलेंज ये हो सकते हैं ना कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक तरीके का कंपैरिजन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर यूरोपियन यूनियन से लग्जरी कार्स इंपोर्ट होते हैं, ठीक है, तो बहुत ऐसे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी कंसर्न होगा कि भाई सेम कार सेम प्राइस में जितने भी चीजें हैं ये सब चीजें कंपैरिजन होने लगेगी। ठीक है, और यहां तक कि अगर इंडिया में असेंबल भी करने लगे तो एक मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस की भावना आ जाएगी। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि कॉस्टिंग में कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा, तो जो लोकल यहाँ के हमारे इंडियन जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी रेट कम करना होगा। तो ये हर इंडियन एमएसएमईज हो या ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, ये चैलेंजेज और कंसर्न बिल्कुल आने वाले हैं। अगर ये डील 2027 से जो कि लग रहा है कि फाइनली इसका प्रारूप आ जाए तो ये चीजें थोड़ी इसके चैलेंजेस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन और कंप्लायंसेस की भी बात है। तो एक चीज देखने को मिलता है कि जो ईयू होता है ना, जो यूनाइटेड जो सॉरी यूरोपियन यूनियन में अगर मान लीजिए कोई हमारे मैन्युफैक्चरर्स है, कोई कंपनी जाकर के वहां पे काम स्टार्ट करना चाहती है, तो वो लोग थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। किस क्षेत्र में? इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को लेकर के, लेबर नॉर्म्स को लेकर के। ठीक है, इंडिया में थोड़ी कैजुअली होती है, थोड़ी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होता। तो कंसर्न ये होता है कि मान लीजिए यहाँ की कोई कंपनी है वहां जाती है तो फिर भाई आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के रूप में, लेबर नॉर्म्स के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है वहां पे अप्रूवल के लिए। तो ये कंसर्न हो सकता है कि भाई हमारे जो कंपनी है उतने तो फेमिलियर है नहीं, उनको बस ऐसे हो जाता है कि भाई जल्दी जल्दी ये सब चीजें इंडिया में हो जाती है, लेकिन उनके लिए डिफिकल्टी है कि जब वो यूरोपियन यूनियन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें वेरिफिकेशन कराना, ये स्टैंडर्ड्स के लिए सर्टिफाई करना थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये एक कंसर्न है। हालांकि ये सब चीज है अच्छी है, अगर इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, लेबर नॉर्म्स बढ़िया, वहां पे इंडस्ट्री के लिए एटमॉस्फेयर, ये सब चीज तो होनी चाहिए अगर कोई वर्क प्लेस है तो। लेकिन ये कंसर्न हो सकता है हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं अगर ये यूरोपियन कंट्रीज में जा करके और वहां अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तब। तो सवाल वही है कि जो इंडियन एक्सपोर्टर है उनको भाई अपने आप को अपग्रेड करना होगा अगर वहां जा रहे हैं तो, जो कि अच्छी बात है, लेकिन एक तरीके का चैलेंजेस हो सकता है क्योंकि आदत तो है नहीं यहाँ पे। तो ये सब चीजें एक चैलेंज और कंसर्न है कि भाई एमएसएमई पे प्रेशर आ सकता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी कंपटीशन बढ़ जाएगा अगर यूरोपियन यूनियन के जितने भी लग्जरी कार्स है यहाँ पे अगर असेंबल कर रहे हैं तो। उसके बाद एक इम्प्लीमेंटेशन और कॉम्प्लायंसेस इशू है कि भाई इतने इतने सारे नॉर्म्स है, वहां पे जाने पे कुछ डिफिकल्टी हो सकती है वो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, फाइनल हम लोग का क्या आता है कि भाई यहाँ पे मैंने एक चीज लिख दिया, जो ट्रेड डील होता है ना कुछ विनर क्रिएट करता है लेकिन कुछ एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। ठीक है, कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, यानी कि प्रोज कॉन्स मैंने जो बात किया, तो जो ट्रेड डील होते हैं ना कुछ ऐसे प्रोज भी लाते हैं, उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी लाते हैं। तो दोनों को लेकर के, दोनों को बैलेंस करके ये डील को देखने की जरूरत है। ठीक है, अगर यहाँ की कंपनी को यहाँ प्लेटफॉर्म मिल रहा तो ऑब्वियस बात है यहाँ की कंपनी वहां पे भी जाके एक तरीके से उनको कॉम्पिटिटिवनेस मिलेगी, वहां भी वो चैलेंज कर सकते हैं, वहां भी अच्छी प्रॉफिट ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों के लिए ना, ये जैसे मैंने जो विन विन सिचुएशन है। ठीक है, विन विन सिचुएशन सिचुएशन तो ये हमने है ना ओवरऑल ये सब चीजें डिस्कस किया। अब बात आती है, थोड़ी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यूरोपियन यूनियन है क्या। तो इसमें मैंने शॉर्ट में ना ये मेंशन किया है। ठीक है, कभी इस पे मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कैसे इसका वर्ल्ड वॉर में इवॉल्व हुआ 1945 के बाद से, ये सब चीजें हम लोग पूरे डिटेल है, लेकिन एक शॉर्ट में मैं बता देता हूं। जो यूरोपियन यूनियन है ना, ये एक पॉलिटिकली, राजनीतिक और आर्थिक यूनियन है। कितने देशों का? 27 यूरोपियन कंट्रीज का। ठीक है, तो 27 यूरोपियन जो देश है ना उसके आर्थिक, राजनीतिक एवं वैश्विक एक तरीके से संगठन बना दिया गया। ठीक है, तो 27 देश जो यूरोपियन थे मिले, बोले भाई एक संगठन का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसमें क्या रहेगा कि भाई हम लोग फ्री, जो जितने भी ट्रेड है उसको फ्री कर देंगे।
एक करेंसी रख लेंगे जिससे कि हम लोग क्या है व्यापार वगैरह में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और एक स्ट्रैटेजिक यूनियन है, कितने 27 देशों का। फिर क्या है, ये स्टैब्लिश होता है ना, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी हुई थी 1993। ठीक है, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी होती है, जस्ट अ मिनट, 1993 में। फिर इसका प्लान किया जाता है कि भाई एक हम लोग को जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है उसको साथ आने की जरूरत है और एक यूरोपियन यूनियन बनाने की जरूरत है, जिसका काम क्या रहेगा, आप आपस में पीस को प्रमोट करना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, फ्री ट्रेड करना और एक कॉमन पॉलिसी रखना आपस में जितने भी देश हैं, जिससे कि हम लोग साथ में ग्रोथ कर पाए। ठीक है, और एक पावरफुल पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन करके और एक वैश्विक पटल पे सामने है। ठीक है, तो ये मेन उनका एम यही था। और मेन इसके लिए उन्होंने एक सिंगल मार्केट रखा। ठीक है, कि भाई एक सिंगल मार्केट रहेगा, फ्री मूवमेंट रहेगा, जितने भी मेंबर्स कंट्री है आपस में उनके गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल और लोग जो है उनका फ्री मार्केट रहेगा। ठीक है, सिंगल मार्केट रहेगा, यहाँ पे वीजाज वगैरह कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने रखा कि भाई एक कॉमन करेंसी रख लेते हैं, यूरो। ठीक है, तो कॉमन करेंसी रखा गया, एक कॉमन पॉलिसी रखा गया टुवर्ड्स ट्रेड, एग्रीकल्चर, उसके बाद कंपटीशन, इन्वायरमेंट एंड डिजिटल रेगुलेशन, यानी कि जितने भी चीजें होती है वहां पे कि भाई ट्रेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, कंपनी से रिलेटेड जितने भी कानून है उसका एक कॉमन पॉलिसी रखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पासपोर्ट फ्री रखा जाएगा कि भाई न पासपोर्ट न वीजा, किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, फ्रीली तुम एक दूसरे के कंट्री में ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये कुछ मेजर इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था ना, यूरोपियन काउंसिल। ठीक है, तो उसका काम ही है, जो वो हेड थे कास्ट्रो, तो इसका काम क्या रहता है, ओवरऑल एक पॉलिटिकल डायरेक्शन देना। ठीक है, वैसे यूरोपियन कमीशन एक है, तो इसके पार्ट हो गए। यूरोपियन यूनियन को अगर हम लोग डिवाइड करें कि भाई आगे कितने पार्ट है उसके, तो एक यूरोपियन कमीशन है, उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट है, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है, फिर यूरोपियन काउंसिल है, और कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक कोर्ट भी बनाया गया है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा जो लॉ प्रपोज करेगा, उसके बाद एक पार्लियामेंट होगा जिसमें सबको वोट डिसाइड किया जाएगा कि भाई ये चीजें पे हम लोग को कुछ करना है, कुछ स्टेप लेना है, तो वोट के थ्रू ये सब चीजें होगी। ठीक है, उसके बाद एक पॉलिटिकल डायरेक्शन, और जो एक कोर्ट का गठन किया गया था, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ये किसका क्या क्या रहेगा कि इंश्योर करना कि भाई जितने भी यूरोपियन यूनियन के लॉज है ना, सबको पर्टिकुलर, सबको राइट मिले। अगर किसी के प्रति ऐसा लगता है कि भाई इसके अगेंस्ट कुछ चीजें गलत हो रही है, सही हो रही, तो उसके अगेंस्ट ये कोर्ट में जा सकता है, फिर कोर्ट वहां पे जो भी डायरेक्शन देगा उसको इनको मानना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हमने अबाउट यूरोपियन यूनियन का एक शॉर्ट में हमने देखा, उसकी जानकारी ली। अब ये मैप है ना, मैप आप लोग थोड़ा एक बार देख लीजिए, मैंने मैप भी यहाँ पे लगा दिया है ताकि आप लोगों को थोड़े हेल्प हो देखने में कि कहाँ भाई एक्चुअली में। देखिए, ये रशिया, यहाँ पे यूक्रेन, आप लोगों को पता है रशिया यूक्रेन में तो चल ही रहा वॉर, 2-2.5 साल से, पता नहीं कौन सी वॉर है ये है टोटल 27 कंट्रीज। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे साइप्रस भी इसका मेंबर है, ग्रीस, इटली, पोर्टुगल, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ये सब जो है ना, यहाँ पे यूएसए हो जाएगा, ये आयरलैंड भी है इसका पार्ट। तो ये जितने भी 27 कंट्रीज है ना, ये जितने भी यूरोपियन, इसका नॉर्वे पार्ट नहीं है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और मुझे कमेंट करके जरूर बत, जो जितने भी टोटल कंट्रीज 27 मैंने बोला, और आगे भी जुड़ेंगे शायद, 28 की बात तो चल रही है, अब देखते हैं कब जुड़ते हैं। तो ये जितने भी 27 कंट्रीज है ना, उसका आप लोग नाम मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, कि टोटल जो 27 है ना उसके नाम क्या क्या है। तो ये इसका मैप हो गया, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। ये क्या हो जाएगा, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये मेडिटेरेनियन सी। आप लोग जरूर एटलस उठा करके इसको देखिए, ये ब्लैक सी हो जाएगा, यूक्रेन, बेलारूस, मेडिटेरेनियन सी का ये पार्ट हो गया। ठीक है, ये एशिया इधर हो जाएगा आपका, कुछ ये पार्ट जो है यूरोप में भी पड़ता है, रशिया का,
तो ये एशिया पार्ट हो गया। तो ये एक तरीके से इसका मैप आप लोग एनालाइज करें और जरूर कमेंट करें कि भाई जो 27 में बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली में उसका क्या क्या नाम है, पूरा नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। सो हमने डिस्कस किया पूरे डिटेल में कि ये जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड डील हुआ है ये कितना इंडिया के लिए फायदेमंद है, कितना यूरोपियन यूनियन के लिए फायदेमंद है, कहाँ से उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पृष्ठभूमि क्या थी, ये सब हमने डिस्कस किया। तो ये हमारा यहाँ पे वीडियो एंड करता हूं मैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोग बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम है, उस पर मैं इसका वीडियो लिंक पीडीएफ वगैरह दे देता हूँ, वहां से आप लोग जा करके और डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।